अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो बदस्तूर जारी है। और अगर आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो जो ख़बरें ISPR के ज़रिए हम तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक रात भी भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने भरपूर इसका जवाब दिया। किसी किस्म की कोई हलाकत की इत्तला अब तक मौसूल नहीं हुई दोनों जानिब से। इससे पहले जो LOC पर फायरिंग होती रही और एक भारतीय फ़ौजी भी इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़े में है और कुछ उसके बयानात भी किसी तरह से सामने आ रहे हैं कि उन्हें ये कहा गया था कि उन्होंने कुछ पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर कब्जा करना है, लेकिन 8 से 10 लाशें गिरने के बाद जो भारतीय फ़ौज के मुख्तलिफ भारतीय फ़ौजी हैं वो बॉर्डर की जानिब वापस भागे और एक फ़ौजी इस वक्त पाकिस्तान की तहवील में है और उसको छुड़ाने के लिए भारत बड़ी कोशिश कर रहा है। जब हम सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून की बात करते हैं तो उनके जो बयानात हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट में। इस वक्त आलमी बिरादरी पाकिस्तान के केस का दिफा कर रही है, लेकिन भारत का जो जंगी जुनून है वो बदस्तूर कायम है और ये बयानात दिए जा रहे हैं कि वो मजीद स्ट्राइक्स करेंगे, LOC को गर्म रखेंगे। और एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की बात की गई जिस पर काफ़ी मजाक उड़ाया गया। शायद भारत वाकिफ़ नहीं है इस बात से कि स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स क्या होती हैं और कैसे की जाती हैं। उसका नुकसान भी अल्टीमेटली भारत को खुद हुआ है। लेकिन जहाँ पर बात की जाती है कि किस तरह का दिफा पाकिस्तान का इस वक्त मौजूद है, किस हद तक पाकिस्तान दिफा कर सकता है और क्या भारत ये गलती करेगा कि वो किसी किस्म की जंग की सूरत पैदा करे। काफ़ी हद तक कशीदगी तो पैदा कर दी है, लेकिन क्या अमली तौर पर जंग की सूरत हाल पैदा कर सकेगा, ये वो हम नुकते हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ साथ जो इस वक्त मुल्क का सियासी मंजरनामा है और साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कल खान साहब का जो एक बहुत अहम मार्च था उसको भी काफ़ी हद तक कहा जा रहा था कि शायद वो अपनी अहमियत उस हद तक खो चुका है जितनी होनी थी LOC के वाक़यात के बाद। लेकिन जो ऐलानात किए और अब जो आइंदा आने वाले 1-2 महीने हैं वो किस हद तक अहमियत के हामिल हैं सियासी मंजरनामे पर, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक तवील अरसे के बाद आज ये नशिस्त दोबारा से रखी है हमने। जनाब ज़ैद हामिद साहब के साथ दिफाई तज्जिया कार हैं, इनके तज्जिया आप सुनते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर, कमिंग टुवर्ड्स LOC और लाइन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, कशीदगी जारी है, टैंक्स वहाँ से हमने सुना है मूव कर दिए गए हैं, पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी रखी हुई। भारत कभी गलती करेगा कि वो अमली तौर पर किसी जंग में कूद पड़े? देखो अरसलान, इस वक्त स्टेटस ये है कि दोनों तरफ से फ़ौजें मोबिलाइज हो चुकी हैं। इंडिया ने ईस्टर्न पंजाब में अपने सारे देहात खाली करा लिए हैं, उन्होंने अपनी आर्टिलरी आगे मूव कर दी है, अपने एयरक्राफ्ट वो फॉरवर्ड बेसिस पर लेकर आ गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैटल्स शुरू हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़ हो रही हैं। ISPR इतना रिपोर्ट नहीं कर रहा, छोटी छोटी क्लैशेस हर पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही हैं। और इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद की हवाओं में हमारे फाइटर जेट्स उड़ते हुए सुनाई दे रहे हैं जी। हर बात रिपोर्ट नहीं की जा रही क्योंकि पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन हमें हर लम्हे की इनपुट आ रही है। एयरफोर्स की तरफ से भी हमारे फ्रंट लाइन पर जो ट्रुप्स हैं जो हमारे साथ राब्ते में, इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच रही है। इस वक्त भी दोनों तरफ से एवॉक्स हवा में है, जो अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न सिस्टम है इंडिया के भी और हमारे भी एयरबॉर्न, और कांस्टेंट एयर पेट्रोल वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ पैरेलल फ्लाइंग दोनों एयर फोर्सेस कर रही हैं। और हमारे जितने भी इस वक्त इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हैं उन पर मिसाइल्स लोडेड हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट, यानी एज फार एज दी मेजर कॉन्फ्रंटेशन इज कंसर्न। इंडिया ने जो खतरनाक काम किया है, इन्होंने कत्ल किया नहीं है, कत्ल क्लेम कर लिया है। इन्होंने कहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। और ये क्लेम करने का मतलब है कि आपने अब दुनिया को बता दिया है कि हम एक जुर्म कर चुके हैं, पाकिस्तान पर हमला कर चुके हैं, और हमें पता है कि मस्खरे हैं, मजाक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, लेकिन नाउ वी हैव अ क्लेम कि हम चाहें तो श्रीनगर में जाके इनके GOC को अगवा करके भी ला सकते हैं, तो हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करें ना फिर जाके, एंड वी कैन हिट देम एनीवेयर वी वांट। अब ये भौंक नहीं सकते कि जी हमने, पाकिस्तान ने ऐसे ही हम पर कर दिया, हम तो अमन अमान चाहते थे। तुम तो क्लेम कर चुके हो एक ऐसा जुर्म जो तुमने किया ही नहीं है, और अब ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जहां तक नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है, देखो कोई काम, हिटलर जब आ रहा था 1933 में, 34 में जर्मनी जब उसने पावर ली, तो हर आदमी जो हिटलर को जानता था वो ये जानता था कि अब आने वाले वक्तों में पूरे यूरोप पे जंग के बादल आएंगे, पूरा यूरोप जलाया जाएगा। एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी। और जो लोग हमें पुराना सुनते हैं, नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में आने से भी साल पहले हमने ये कह दिया था कि एक दरिंदा, एक फैशिस्ट, एक जायनिस्ट पावर में आ रहा है, पूरी स्कीम बन चुकी है, ही इज कमिंग टू पावर, और इसकी रिक्वायरमेंट है। पिछले 90 साल से RSS जब से बनी है, इनकी ख्वाहिश है कि इन्होंने महाभारत, अखंड भारत बनाना है।
पाकिस्तान का वजूद इनके लिए इसलिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमने इनकी भारत माता को काट के 3 हिस्सों में तकसीम किया था, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। ये तो महाभारत बना रहे थे, हमने उसको भी तोड़ के छोटा कर दिया। तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसकी मजबूरी है। ये डॉक्ट्रिन ये इतने ऐलान करके आया था पावर में कि मैंने पाकिस्तान से जंग करनी है, लिहाजा इसकी इस पे हमें हैरानी नहीं है। अच्छा, मैं स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स की हम बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जब हम बात करते हैं, ये क्या इतने अहमक हैं भारतीय फौज इस वक्त, इतनी ना समझ है कि क्लेम कर दिया, मालूम नहीं है व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। वही बात हम कर रहे हैं कि देखिए, जहां तक इसकी आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, जंग तो इसने करनी थी पाकिस्तान के खिलाफ। अब बात टाइमिंग की है, आज क्यों, अब क्यों, दैट इज क्रिटिकल। 2-3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये एक 5th जनरेशन वॉर, अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कह चुका है, वो उसको 4th जनरेशन वॉर कहता है, लेकिन वो प्रोग्रेस करके 5th पे जा चुकी। इनकी जो 4th और 5th जनरेशन वॉर हमारे खिलाफ थी, जो इन्होंने पहले टीटीपी के जरिए, BLA के जरिए और MQM के जरिए हमारे खिलाफ लॉन्च की थी। अब देखिए, कराची में रोजाना 10-15 लाशें गिरती थी, बलूचिस्तान में आग लगी हुई थी, टीटीपी पूरे पाकिस्तान को जला रही थी। जब पाकिस्तान ने खासतौर पर जनरल राहील के आने के बाद 2013 के बाद हमने जो इनको कुचलना शुरू किया है, तमाम स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सी एसेट्स जो रॉ ने और अजीत कुमार डोवल ने बनाए थे, अल्लाह के फजल से उनकी हमने गर्दन भी मारी है, कमर भी तोड़ी है, कुचल के रख दिया। MQM का असर आप देख रहे हैं क्या हो रहा, और बाकियों का भी इंशाल्लाह। TTP और BLA तो माशाल्लाह पहले ही अल्लाह के फजल से इस वक्त सिर्फ छोटे मोटे धमाके कर सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, लेकिन देर स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी है, पावर टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, अल्लाह के फजल से फारिग हो गए। लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग है कि जनरल राहील की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है, नवाज शरीफ की हुकूमत क्राइसिस में है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। पनामा ने बेड़ा गर्क नवाज शरीफ का कर दिया जी, और अयान अली, ये डॉक्टर आसिम, पीपल्स पार्टी इस वक्त भी बजाते खुद वो भी क्राइसिस में, सिर्फ MQM क्राइसिस में नहीं है, पीपल्स पार्टी क्राइसिस में। जरदारी का आपको याद होगा कि वो मुल्क के अंदर ही नहीं आ रहा, ही इज नॉट कमिंग इनटू द कंट्री, वो इस खौफजदा ये है कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सारी MQM पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा ली। वो लतीफा बना हुआ है कि रात उनके दरवाजे पे दस्तक होती है तो अंदर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग टू देम? ये दहशत है फौज की, और ये फौज की जनरल राहील की वजह से दहशत है। पाकिस्तान को अपने पिछले 25-30 साल में जो सबसे काबिल मुहब्बे वतन, एक ऐसा सिपासलार कि जिसके साए में कौम जरा अपने आप को महफूज का तस्वुर कर रही है, उसकी रिटायरमेंट का वक्त अपेरेंटली करीब आ। कोई वजह तो है ना कि जरदारी ने दिसंबर की सीट बुक कराई है। लेकिन एक बात मैं यहां पर, तो ये वो टाइमिंग था कि इस मौके पे कि जब इनका ख्याल है कि राहील अब जाने की बारी कर रहा है, नवाज शरीफ घेरे में आ चुका है, इमरान खान के प्रोटेस्ट शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, इस सूरत हाल में मोदी का पाकिस्तान की सरहदों पर हमला करना, ये सर बात बहुत की जा रही है, ये थ्योरी बहुत पेश की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जो कॉस्ट आती है जब आप अपनी पूरी की पूरी फौज को बॉर्डर्स की तरफ मूव करते हैं, जब फाइटर जेट्स आप हवा में उड़ा रहे होते हैं, जब जंग की सूरत हाल पैदा होती है और आप फ्यूल रिजर्व करना शुरू कर देते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हैं और आपकी इकोनॉमी उस दिन, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। ये तमाम तर रिस्क क्या भारत या भारत का वजीर आजम, पाकिस्तान के एक वजीर आजम या एक हुकूमत को बचाने के लिए अपने मुल्क पे ले रहा होगा सर? यार, पाकिस्तान का वजीर आजम जब से ये आया है, पाकिस्तान दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को प्रोवाइड करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। पिछले 3 साल में हमने $14 अरब पाकिस्तान से इंडिया भेजे, जो उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी $1 नहीं भेजा गया। तो पाकिस्तान, तो इंडिया क्या कर रहा है, मोदी इस वक्त क्या कर रहा है कि अपने मुल्क को, जो सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भेजने वाला एशियन मुल्क है, जो हुकूमत है, उस हुकूमत को बचाने के लिए कर रहा है। इसकी जो क्रैश कर जाए स्टॉक मार्केट, छोटा मोटा हंगामा, जो खर्चे उसके हों, ये सारी वो कॉस्ट है जो वो बेयर कर सकता है। जनरल राहील और पाकिस्तान आर्मी उनकी राह की आखिरी रुकावट है, और हर सूरत में, हर कीमत पर वो पाकिस्तान आर्मी पर हमले भी करेंगे, जंग मुसल्लत करेंगे। ये APS उस वक्त हुआ था, टाइमिंग्स देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जब धरना 70 दिन का हो चुका था, नवाज शरीफ घेरे में था, बुरी तरह परेशान था, उस वक्त APS TTP के जरिए करवाया गया, और उसके बाद विद इन मिनट्स धरना भी खत्म हो गया। धरना तो सर उस वक्त तक अपनी अहमियत वैसे ही खो चुका था। वहां जब रायवेंट मार्च की बारी आई, जब रायवेंट पे हमले की बात आई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कॉन्फ्रंटेशन, ये पैटर्न एक सिस्टमैटिक है, ये कोई एक दफा का वाकया नहीं है। मुझे सर इस वक्त दिफाई एतबार से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लोग, आम आदमी इस वक्त सवाल कर रहा है, जब टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं कि ये किस हद तक मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटरवे पर जिस तरह फाइटर जेट्स उतारे जा रहे हैं और मशकें हो रही हैं, तो पाकिस्तान का दिफा किस हद तक मजबूत है इस वक्त? बुनियादी सवाल ये, अगर कोई ऐसी सूरत हाल, गैर मामूली सूरत हाल पैदा, जहां तक कन्वेंशनल वॉर का ताल्लुक है, इंडिया से जंग का ताल्लुक है, तो अल्लाह के फजल से हम, पाकिस्तान अपनी तारीख में कभी इतने मजबूत नहीं थे, इतने बैटल हार्डन्ड, इतने वेल ट्रेंड, इतने मोटिवेटेड नहीं थे जितने आज हैं। इंडिया के तो दांत तोड़ दिए जाएंगे, मतलब वो अटेम्प्ट भी अगर करेगा
11-15 साल हमारी पाकिस्तान आर्मी जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और एसिमेट्रिक वॉरफेयर और डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर में करने के बाद जो इस वक्त अर्बन वॉर के बाद जो बैटल हार्डन्ड है, हमारा एक एक सिपाही इस वक्त हजारों पे भारी है इंडियन फौज के। इंडियन आर्मी का आपने देखा है कि 50,000 से ज्यादा पूरे कोर के लेवल की अफराद उन्होंने छुट्टियों की दरखास्तें दे दी हैं। अब जो वीडियो सामने आ रही है, इंडियन ऑफिसर्स चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लाशें पड़ी हुई है कि हमें इवैक्यूएट करने वाला नहीं है, निकालने वाला, डिमोरलाइज्ड आर्मी जिसने जंग देखी नहीं। इन लोगों का हाल इसराइली आर्मी की तरह है। तो फलस्तीन के पत्थर फेंकने वाले बच्चों पे तो ये शेर होते हैं, लेकिन जब सामने से कोई रियल आर्मी आती है तो फिर इनकी नानी मारी जाती है। तो यही इनके साथ हो रहा है इस वक्त। इंडियन आर्मी, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने मोर्चे हैं जहां पे उन्होंने व्हाइट फ्लैग उठाए हुए हैं कि यार हमसे नहीं लड़ो, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, प्लीज डोंट फायर ऑन अस। हमारे स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, वी आर टेकिंग दम आउट लाइक वाइल्ड बोर, सुअर की तरह शिकार कर रहे हैं हम इनका। और हर बात रिपोर्ट नहीं हो रही है, लाशें उठाने नहीं आ रहे, हो ये रहा है कि हम कुत्तों पर गोलियां मार रहे हैं कि कुत्ते आके इनकी लाशें ना खा जाएं। इतनी बेइज्जती इनकी हो रही है सारी। ये यानी इस वक्त इनका ये हाल है, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनका बहुत बुरा हाल है। सर, ये जो एक फौजी जो इस वक्त पाकिस्तान की तहवील में है, ये इसके बारे में इस वक्त भारत बड़े बयान दे रहा है। ये बात की जा रही है कि हम उसको पाकिस्तान से आज़ाद करवाएंगे, वापस लेके आएंगे। ये काबू किस तरह आया और अब क्या पाकिस्तान को इसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या इसके पीछे क्या हकीकत है? देखिए, बात ये जैसे हमने कहा ना कि जब इन्होंने रेड किए पहले हमारी पोस्टों के ऊपर, हमने फिर जवाबी रेड किया, हमने जवाबी अटैक किया जाहिर, और ये पोस्टें छोड़ छोड़ कर भागे। बेसरो सामानी जिसका मुंह जिस तरफ उठा के हमारी तरफ ही आया, हमने लेकर रख लिया उसको अपने पास। छोटा सिपाही है, 22 साल का लड़का है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे हमें बातें बहुत सारी पता लग गई। इनके अंदर मोराल क्या है, अंदर लाशें कितनी पड़ी हुई है, कमांडर्स इनके क्या कह रहे हैं, इनके वेलफेयर कैसी है, लिविंग कैसी है, वो सारा अंदर का जो हम बातें कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं ना, कि वो बाकायदा सारी बातें इसमें बताई आके कि हमारा कितना बुरा हाल है अंदर, कि हमारे अफसरों ने मरने के लिए हमें छोड़ दिया, बैकअप कुछ नहीं है हमारे पास संभालने के लिए, और इसकी वीडियोस भी आ गई। तो इतनी बड़ी फौज भारत ने पाली हुई है, ये किस लिए पाली हुई है? इकोनॉमिस्ट ने कहा, इकोनॉमिस्ट इतना बड़ा दुनिया का मैगजीन है, उसने कहा है कि इंडियन आर्मी के पास ब्रेन ही नहीं है जंग करने के लिए, ये तो एक सफेद हाथी पाला हुआ है, तो खोपड़ी नहीं है। डायनासोर इतना बड़ा जानवर था, उल्लू को पट्टा खत्म ही हो गया क्योंकि जिंदा रहने का तरीका ही नहीं आता था उसको। तो ये इंडियन आर्मी का हाल है। इट्स सच ए ह्यूज डायनासोर लाइक विद नो ब्रेन, इतना सा छोटा सा इसका खरगोश, इतना इसका दिमाग नहीं है। तो वी आर सेइंग इज, देखो साइकोलॉजिकली मुसलमानों ने, हम लोगों ने इनके ऊपर 1000 साल हुकूमत की है। 1000 साल सोचिए, कोई छोटा पीरियड नहीं है। 1000 साल हुकूमत करने का मतलब है कि ये भेड़ और दुम्बे से भी ज्यादा बेदरत है कि ये स्टैंड ही नहीं ले सकते थे कभी पाकिस्तानी और मुसलमानों के सामने कि ये कहकर कि हम इसके मुकाबले पे कोई बगावत बर्पा करें। फॉर 1000 ईयर्स, एक जनरेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब मुसलमानों और पाकिस्तान की बात आती है तो साइकोलॉजिकली दे गो इनटू एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनका प्राइम मिनिस्टर भंगी था, आप भंगी को जितना मर्जी एजुकेट करके सामने आए, ये चाय बेचने वाला भंगी था। कभी ये कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता दुनिया के सरबराहों के सामने, कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता मुसलमानों पाकिस्तान के सामने खड़े होकर। वो इसीलिए इसकी जान निकल रही है, एंड दे वांट कि राहिल शरीफ को किसी तरह निकाले। लेकिन एक बात हम बताएं, इंडिया की सारी कैलकुलेशन इस पर बेस कर रही है कि राहिल जा रहा है, और सारे पेट्रियट्स पाकिस्तान के उनकी तरफ हम ये बात कहते हैं कि देखिए बात सिर्फ इसकी नहीं है। पाकिस्तान में आज कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हो रहा। क्या करप्शन जो हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, पनामा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। जो पाकिस्तान के अंदर वायलेशन ऑफ लॉ है, जो दहशतगर्दी सियासी जमातें बनाए पॉलिटिको, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक है? तो ऐसी सूरत में हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कतन के जनरल राहिल ने क्या बयान दिया था और क्या उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। कहते हैं जनरल राहिल से आपकी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत पाकिस्तान की है, उम्मत रसूल की है, हमारी आने वाली नस्लों की है, और हैसियत पाकिस्तान के दिफा की है। आप नहीं जा सकते अपना काम खत्म किए बगैर। आप अगर ये तो अगर काम खत्म होने में 10 साल लगेंगे तो आप 10 साल तो एक्सटेंशन नहीं दे सकते। बात ये तो एक तसलसल है, जो नए आर्मी चीफ आएंगे वो तसलसल को बरकरार रख सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मुशर्रफ साहब तो डिक्टेटर थे, वो तो इक़्तिदार पर काबिज थे, वो तो और किरदार अदा कर रहे थे। राहिल शरीफ साहब ने तो बड़ा बाइज्जत तरीके से इज्जत कमाई, पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत जीती, अपना टेन्योर मुकम्मल किया, एंड देयर इज नथिंग बेटर कि वो अपने जो गिवन टाइम है उस पर रिटायर होकर चले जाते हैं और एक्सटेंशन। तो आप ये दोनों चीजों का कंपैरिजन, ये बात कही जा रही है कि मैदान जंग में एक जंग जो फौज लड़ रही है उसका सिपासालार तब्दील कर देने से तो इदारे मजबूत होते हैं। अगर इदारे मजबूत करने हैं तो डकैतों को हटाए ना, एक काबिल सिपासालार को मैदान जंग में क्यों हटाते हैं जिसके नीचे कौम महफूज तस्वर कर रही है? लेकिन जनाब ये तो एक तरीका है। नवाज शरीफ साहब अगर ये कहें कि मैं बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स रन कर रहा हूँ 5 साल, आइन जिसकी है वो 5 साल में नहीं हुआ तो 2 साल की हमें एक्सटेंशन दे दें, तो ये भी दिस इज समथिंग दैट्स नोबडी इज गोइंग टू बाय सर। नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पूरी फौज में अब जो आगे आर्मी चीफ बनेंगे कोई ऐसा लार नहीं है जो इसी तसलसल को कायम रख सकेगा? 1 साल की एक्सटेंशन आप देंगे तो 1 साल बाद भी तो राहिल शरीफ साहब ने जाना है। एग्जैक्टली। पाक फौज में बड़े काबिल सिपासालार हैं, कोई शुबे की बात, बहुत काबिल अफसर है माशाल्लाह, बड़े शानदार अफसर हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बात यह कौम उन्हें नहीं जानती,
कौम को जो ट्रस्ट, जो कॉन्फिडेंस जनरल राहील पे है, वो जनरल अशफाक नदीम को नहीं जानते, कमर बाजवा, जनरल उसके जनरल जो जुबैर हयात, फाइनेस्ट ऑफिसर्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कौम नहीं जानती इनको। और एक सहमी हुई कौम जो चारों तरफ से दुश्मन में घिरी हुई है, मायूस है, जिसको किसी तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इस सहमी हुई घबराई हुई कौम को जो कॉन्फिडेंस है राहील के ऊपर, वो को कम से कम 2-3 साल लगेंगे बिल्ड करने में। जो राहील को लगे 2-2.5 साल लगे, तकरीबन 3 साल राहील को लगे। पाकिस्तान की आवाम इतना टाइम हमारी कौम के पास नहीं है। ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की आवाम का राहील शरीफ साहब पे है या पाकिस्तानी अफवाज पे बहैसियत ठेकेदार है? पाकिस्तानी फौज की यही फौज थी। पाक फौज अपने क़यादत के ऊपर अपने सिपाहसालार पर चलती है, याद रखिएगा। पाक फौज एक इदारे हमेशा सरबराह चलाते हैं, सिपाहसालार जो भी आता है अपनी मर्जी लेकर आता है। बात यह है कि इस वक्त जब आप खुद देख रहे हैं कि जंग सरहद पे खड़ी है बिल्कुल, एक्चुअली वी आर फाइटिंग राइट नाउ एज वी स्पीक जी, और अंदर जंग हो रही है। और फिर जनरल राहील ने किया क्या? देखिए, एक शिकायत जो मुझे जनरल राहील से, आपने भेड़ों के छत्तों को लिया है, सांपों को सारे बिलों से बाहर निकाल लिया, लेकिन सांपों को खत्म नहीं किया। और ये सारे जहरीले सांप इस वक्त बिफरे हुए हैं, सांपों के सर नहीं कुचले गए। आप जरूर जाएं, एग्री, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए तो ये सारे मुकदमात 1 महीने में फैसला हो सकता है। जनरल राहील solve these issues and then hand over the army to somebody else and go। इन मुकदमात को खत्म किए बगैर अगर ये गए, मुल्क का भी बेड़ा गर्क, अपने आप को भी रुसवा करेंगे। मैं साफ जनरल मुशर्रफ के साथ में आमने सामने बैठा था, जैसे आप और मैं बैठे 2004 में, when he was a military dictator, जिसे आप कहते हैं, बड़ा स्ट्रांग प्रेसिडेंट था। उस वक्त हमने जनरल मुशर्रफ से कहा था, आपके खिलाफ मुकदमे बनेंगे, साजिशें बन रही हैं, कुछ अरसे में आपको हटाने की तहरीक चलेगी और आप आखिर में मुकदमे होंगे। एंड ही कुड नॉट बिलीव इट। 2007 में उनको निकाल दिया गया, एक साजिश, अमेरिकन CIA की साजिश थी, उनको हटाया गया वहां से, और उसके बाद जो हशर है वो आपके सामने है, जैसे रेस्ट इज हिस्ट्री। अब यही बात हम आपको जनरल राहील के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का महाफिज अल्लाह ने राहील को बनाया। ये बहुत जहरीले सांप है, इनको छोड़ दिया, ये बेड़ा गर्क कर देंगे उम्मत रसूल का भी और पाकिस्तान का भी और आपका भी। जनरल राहील को हम साफ कह रहे हैं, आप नहीं जा सकते जब तक काम खत्म न करें, सांपों को खत्म करें, उम्मत महफूज करें, फिर जहां मर्जी जाए। एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है मुझे नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस ब्रेक से जब हम वापस आएंगे मजीद कुछ आम इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। जनाब ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ज़ैद हामिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ज़ैद हामिद साहब, थोड़ा सा यहाँ पर अब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन है, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, जो बयानात अब तक सामने आ रहे हैं, इस किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? और वो जो एक टिल्ट हम देख रहे थे गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत की जानिब था, अब बान की मून भी बड़ा खुल के बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हिमायत में, दीगर अमरीकी जो रहनुमा है वो भी पाकिस्तान की हिमायत में बात कर रहे हैं। तो ये सारा मामला, ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अच्छी सिफारतकारी का नतीजा है, पाकिस्तान ने बड़े बेहतर अंदाज में ये केस बिल्टअप किया, या कुछ और वजह है, या क्या मामला है कि पाकिस्तान की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब इंडिया की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे? देखो अरसलान, अल्लाह के फजल से जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है कि इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी सुपर पावर्स हैं सो कॉल्ड, वो पाकिस्तान को बड़ा रिस्पेक्ट कर रही है। चाइना के साथ आपने सीपैक एग्रीमेंट साइन किया, रशिया आपके पास आया है, पहली दफ़ा आपकी तारीख में मिलिट्री एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, साथ साथ ईरान के वॉरशिप्स आए हैं कि आपके साथ नेवल एक्सरसाइज साथ हो रही है, और अमेरिका भी अफगानिस्तान में है, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। उसको पता है कि हम अगर पाकिस्तान को नाराज़ किया, सारी अफगान पॉलिसी जो कुछ भी वो चलाना चाहता है हम उसको ज़िबा करके रख देंगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल, और फिर जो केस इंडिया बिल्ड कर रहा है वो स्ट्रांग नहीं है। इसमें दुनिया के आगे जो इस किस्म की खुराफात बकी हैं इस सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका कोई एविडेंस दुनिया के आगे, ये उसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक है जैसे उसामा बिन लादेन प्रेजेंट कर दिया अमेरिकन ने। एक बकवास तो की लेकिन दिखाया कुछ भी नहीं, देयर इज नो एविडेंस के, और नोबडी बिलीव्स कि उसामा बिन लादेन वाज इन एबटाबाद। ना अमेरिकन ने कोई लाश दिखाई, समुद्र में उसका जनाजा कर दिया, मतलब एक हवाई बात ऐसी कि जो कोई बेवकूफ आदमी, मतलब व्हाट डू यू थिंक, वी इडियट्स और व्हाट? ये इंडियंस कर रहे हैं। इनके इंडियन मीडिया, इनके ऑफिसर्स, इनके जनरल ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जी 2 घंटे की स्ट्राइक थी, एक कह रहा है 4 घंटे की स्ट्राइक की, कह रहा है 7 घंटे की स्ट्राइक की, कह रहा है हमने हेलीकॉप्टर यूज किए, कह रहे हेलीकॉप्टर यूज ही नहीं हुए, एयरक्राफ्ट यूज ही नहीं हुए। मतलब दे आर सो ब्लडी इडियट्स कि अमेरिकन ने भी कहा है कि जी हम ना इसको हम सपोर्ट ही नहीं करते इस लॉजिक को, इस आर्गुमेंट को, पाकिस्तान को हम करने भी नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस व्हाटसोएवर। ये बेइज्जत तो ये बहुत हुए हैं, इंटरनेशनली भी हुए हैं, ऑन ग्राउंड भी हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पे पहली दफा मैं पूरी पाकिस्तानी पेट्रियट से सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि तुमने जिस तरह रुसवा किया है इंडिया को, माशाल्लाह मुबारक हो तुम्हें। मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारे सोशल मीडिया पे हमने नैरेटिव जीता भी है, वी हैव प्रेजेंटेड आवर नैरेटिव, इंडियन नैरेटिव को रुसवा करके रख दिया। और जो
इंडिया के अंदर जो डिफेंसिव एटीट्यूड है, जो झूठ बोल रहे हैं वो, उसके जिस तरह धज्जियां उड़ाई हैं पाकिस्तानी बच्चों ने, यूथ ने, स्टूडेंट्स ने, जो सोशल मीडिया पे जेपैक्स बना के, मीम्स बना के, वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, तो इतना रुस्वा शायद हुआ होगा जो हमारे बच्चों के हाथों हुआ है। दिस इज गोइंग ग्लोबल। दुनिया की कोई ताकत हो या सोशल मीडिया हो या कोई और सीरियस न्यूज प्लेटफॉर्म हो, कोई इंडिया की बकवास को नहीं खूब। नैरेटिव की जंग तो हम जीते हैं अल्लाह के फजल से, मगर इसका कोई क्रेडिट मैं नवाज शरीफ को नहीं दूंगा। अगेन बड़ी साफ बात कर रहा हूं, जनरल राहील इज द वन हु इज गेटिंग द रिस्पेक्ट। अगर रूस से फौजी आए करने के लिए तो नवाज शरीफ की वजह से नहीं आई, जनरल राहील के दौरे की वजह से आई। तो ये बड़ी क्लियर बात है, यानी इसमें कोई इनके पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को तो शायद होविट्ज ऑर्डर का फर्क नहीं पता, ये क्या बात करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस का। So the issue at hand right now is कि Pakistan has literally, as far as the foreign office is concerned, we have no foreign policy. As far because there is no foreign minister. There is no foreign de facto foreign है ही नहीं minister आपके इस प्राइम सूरत हाल मिनिस्टर। मुमकिन, मतलब आप सोचे कि दुनिया इस वक्त जब पूरे मुल्क में डिप्लोमेसी की जरूरत है, आप एक डेडिकेटेड फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं मुतय्यन करते। मगर जो कुछ भी हुआ है, जो दुनिया में सलार का खिताब मिला है, जो रिस्पेक्ट और इज्जत और क्रेडिबिलिटी है, जनरल राहील की वजह से। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि चाहे कौम के लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, इस वक्त पाकिस्तान का इमेज पाक फौज जनरल राहील की वजह से अल्लाह ने बनाया। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई इज्जत है, राहील का अपना कोई कमाल नहीं है। इज्जत, जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो उसको अपने दस्तबाजू के तौर पर इस्तेमाल करता है, और राहील को इस्तेमाल किया है। और इससे मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंस और रॉ का गठजोड़ है, और पाकिस्तान में ये जो जिस हद तक भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, और हमें अफगान इंटेलिजेंस का नाम सुनने में आता है, ये आज से कुछ साल पहले तक हमने भी नहीं सुना था, ना किसी को अंदाजा था कि इस हद तक अफगान इंटेलिजेंस एक्टिव है। इस गठजोड़ पे आप क्या कमेंट करेंगे? पाकिस्तान में 80s में 70s में जनरल ज़िया के दौर में जो सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती, अफगान इंटेलिजेंस करवाती थी। खाद के नाम से एक मशहूर की थी, आज वो NDS के नाम से। तो ये तो पुरानी तारीख है, 1948 47 48 से लियाकत अली खान को शहीद करवा, अफगान इंटेलिजेंस का सैयद अकबर जो अफगान भेजा था, उन्होंने वहां से अफगान इंटेलिजेंस का पश्चिमिस्तान बनाना चाहते थे, लियाकत अली खान को शहीद करवाया उन्होंने। लेकिन तब भी क्या गठजोड़ रॉ के साथ इनका मौजूद था, या तब जो खाद थी वो अपने तौर पे ऑपरेट करती थी? ये मैं गठजोड़ के हवाले से बात इनका नेक्सस उस जमाने से जो शुरू से चला आ रहा है, वो इंडिया, सोवियत यूनियन और अफगान इंटेलिजेंस का नेक्सस हमेशा से रहा है। इसलिए कि जब ये पाकिस्तान अमेरिकन कैंप पे चला गया था पाकिस्तान बनने के बाद, ये ज्यादा इसको, तो पश्तूनिस्तान का नारा हमेशा से एक सुर्ख इनकलाब का नारा था, कम्युनिज्म का नारा था, और वो हमेशा से रूस के बड़े नजदीक, रूस और इंडिया इन्होंने मिलकर पाकिस्तान तोड़ा था 1971 में। तो सोवियत यूनियन को तोड़ा फिर जब हमने, उसके बाद गेम चेंज होती है कि उसके बाद जाके फिर सिर्फ इंडिया और अफगान, फिर रूस खत्म हो गया, वरना उससे पहले तो रूस, इंडिया और अफगानिस्तान तीनों का एक्सेस हमारे खिलाफ था। इस वक्त सोवियत यूनियन तो खत्म हो चुका, रूस रह गया, रूस हमसे दोस्ती करना चाह रहा है, तो इस वक्त इंडिया और अफगान इंटेलिजेंस है जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। जो 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी TTP के हमलों में शहीद हुए हैं, BLA के हमलों में शहीद हुए हैं, उनका खून काबुल गवर्नमेंट के ऊपर है। हामिद कारज़ाई और अशरफ गनी ये हमारे कातिल, इनके साथ आप जो मर्जी नवाज शरीफ डिप्लोमेटिक लेवल पे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये वॉर क्रिमिनल्स हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान के दोस्त हैं। अफगान अवाम जो पाकिस्तान में महाजिर बसते हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा इख्तलाफ काबुल हुकूमत के साथ है, जो कि इंडिया के साथ मिलकर NDS और TTP और BLA अंदर भेज रही है। महमूद अचकज़ई को करोड़ों रुपए देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने का, NDS कर रही है। तो जहां तक बिल्कुल, अगर आप अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं तो हमको वही स्टेटस लाना पड़ेगा जो 96 से 2001 के दरमियान था, जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान इज द ओनली पीरियड 96 से 2001 के जब ना कोई TTP थी, ना कोई BLA था, ना ड्यूरेंट लाइन का मसला था, ना पाकिस्तान में खुदकुश हमले थे, ना धमाके थे, ना जी अफगान तालिबान ने इंडिया को भी मार के बाहर निकाल दिया था। सो इस वक्त एज सच अफगानिस्तान में अमेरिकन भी हैं, NATO भी है, इंडिया भी है, NDS भी है, TTP भी है और ISIS भी है। इस सूरत हाल में सांपों का जो पिट है, स्नेक पिट जो वहां बनी हुई है, उसमें हमें हमेशा प्रॉब्लम रहेगी वहां पर, जब तक कि हम वहां पर हम अंदर जाएं, में एक बफर जोन बनाएं, सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, सेफ एरिया करें, कुछ शहर आजाद करा के अफगान तालिबान को दे दें, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना ले। हमको कोई बड़ा गेम खेलना पड़ेगा अफगानिस्तान में, लेकिन अभी तक हमने अफगानिस्तान में ऑल द प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ इंटरनली, हम ये काम सारा कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो फिर आलमी बिरादरी पाकिस्तान को किस तरह देखेगी? अगर हमारी इतनी ओपन प्रेजेंस अफगानिस्तान में, क्या हम APS के बच्चे ज़िबा करवाते रहे? क्या हम बाचा खान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ज़िबा करवाते रहे? मतलब ये सोचते रहे कि आर्मी बरादरी क्या कहेगी, क्या हम अफगानिस्तान जा सकते हैं, नहीं जा सकते? बात यह है कि सांप समुद्र सरहद के पार बैठे हुए हैं। इंडिया, अजीत कुमार डोवल, TTP ISIS को तैयार कर रहा है सरहद पर, हमें नजर बेस कैंप से इनके
हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि वहां हमारे बच्चे ज़िबा करें, फिर हम जाकर उन 2 दहशतगर्दों को मार देंगे कि जो हमारे बच्चे ज़िबा करने एपीएस में घुसे थे। शैल वी कीप डूइंग इट लाइक दिस? दुनिया में कोई फौज ऐसे नहीं। टर्की दाखिल हो गया सीरिया में, टर्की दाखिल हो गया इराक में, उसने बफर बना दिया पूरा वहां पर एक, कि आईसिस की मजाल नहीं, अपने बॉर्डर से 20 मील पीछे धकेल दिया आईसिस को। अब टर्की महफूज हो गया साउथ, वरना पूरा सदर्न रीजन के अंदर रोज आईसिस जाके धमाके कर रही थी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। पूरा साउथ का जो कंधार से लेके खोस्त से लेके जलालाबाद ऊपर कुनार, आप ये सारे शहर हम कैप्चर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खुद नहीं करने की हमें जरूरत, अफगान तालिबान है, उनको सपोर्ट करें, वो कर लेंगे कैप्चर। कैप्चर करके एक बफर जोन बना दें। जब ये 20 मील दूर, आप 30 मील दूर धकेल देंगे आप अपनी टीटीपी को, बीएलए को, आईसिस को। आप क्या जंग मोल नहीं ले लेंगे वहां पर मौजूद नेटो से और अमेरिका से, देखिए बात अरसे से जिसकी प्रेजेंस वहां पर मौजूद है? जंग तो हम, जब आप इस तरह का काम करेंगे तो क्या उन्होंने जंग क्या मोल नहीं ली हुई हमारे साथ? 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, क्या इसको अब जंग नहीं जनाब? सवाल यह है ना कि हमारी इतनी कैपेसिटी है कि एक तरफ हम अफगानिस्तान की तरफ ये सारी सूरत पैदा कर दें, दूसरी जानिब भारत हमारे साथ अल्लाह के हमारे बॉर्डर पे मौजूद है, ये सब कुछ ऑन द सेम टाइम किया जा सकता है। कोई एब्सोल्युटली पॉसिबल। क्यों? हम फजल से मेरी जान, हमारी टोटल कैपेसिटी है। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वेपन्स की बात ना करें, साइज की बात ना करें, द मोस्ट बैटल हार्डन, द मोस्ट रूथलेस फाइटिंग मशीन इन द वर्ल्ड। अमेरिका और रशिया भी ऐसे नहीं है जो हमारी आर्मी। और अल्लाह के, जैसे हमने कहा कि ये काम अकेले नहीं किए जाते, आपके साथ अफगान तालिबान है। अफगान तालिबान के पास क्या है? उन्होंने अमेरिका को नाखून चने चबवा दिए, अमेरिका उनसे निगोशिएट करने पे आ गया, नेटो की पूरी फौज वहां मौजूद थी, रुसवा करके रख दिया, उनको दुम्बा बना के ज़िबा कर दिया। अब इंडियंस वहां जा रहे हैं। अब इंडियंस जब अफगानिस्तान में प्रेजेंट हैं तो ये आप डिक्लेयर पॉलिसी करें इसको कि हम इंडियंस को अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनको उसी तरह वहां पर शिकार किया जिस तरह हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस इंडियंस का शिकार करते हैं। बात यह कि जैसे हमने कहा, एसेट्स हैं हमारे पास, हर काम। जब वो टीटीपी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जंग करवा सकते हैं, तो आप अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया को एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकते? नेटो और अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप आईसिस को हिट करें, टीटीपी को हिट करें और इंडिया को हिट करें। आप नेटो को, अमेरिकन को ना मारे, हमें कोई जरूरत नहीं है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम वुड बी, जहां पे आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना पड़ेगा। इंडिया को ज़िबा करना बिल्कुल जायज है, अमेरिकन हैव नो प्रॉब्लम विद दैट एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। सर, इस हद तक की जा रही है। एक तरफ तो मैं साक कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, जिस तरह 3-4 ममालिक बैकआउट कर गए और उसको मुलतवी करना पड़ा। दूसरी जानिब हम ये बात भी देख रहे हैं कि जब हम अपने हमसाया ममालिक की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान के 4 हमसाए हैं, एक आपका दोस्त है और 3 के साथ आपके उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, और उन 3 का अपनी जगह नेक्सस मौजूद है, तो पाकिस्तान को भारत आइसोलेट करता जा रहा है, पाकिस्तान बड़ी हद तक आइसोलेट हो रहा है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? ठीक है, बात दुरुस्त है, इंडिया हमारे खिलाफ है, बिल्कुल ठीक है, इंडिया के साथ तो जंग है। अफगानिस्तान की हुकूमत को वो हमारे खिलाफ कर दिए। ईरान के साथ हॉस्टाइल रिलेशनशिप, एक जंग हमारी नहीं है लेकिन एक टेंशन है, एक दूरी पैदा हो गई है, और उसकी वजह नवाज शरीफ खुद है, क्योंकि ये सऊदी अरब से ज्यादा नजदीक थे। जब सऊदी अरब से नजदीक थे तो ईरान से दूर हो गए, साथ नहीं चला सकते। ये खोपड़ी तो इनमें नहीं है कि ये बैलेंस कर सकें रिलेशनशिप को। तो लेकिन ईरान की सरहद पे हमने कोई फौजें नहीं लगाई हुई, वहाँ पे ठुठा होती रहती है छोटी मोटी, उनके वो चेस करते हैं दहशतगर्दों को, या चेस करते हैं ड्रग स्मगलर्स को, या जुंदुल्ला के लोग आपस में चलती रहती मामूली, दैट्स नथिंग। हमने कोई फौज नहीं है हमारी, वी हैव नो आर्मी, नॉट अ सिंगल रेगुलर आर्मी ईरान बॉर्डर। लेकिन ये दूरी हो गई है, उसको करीब करना। लेकिन दूरी करीब करने के लिए भी अगेन फौज ने इनिशिएटिव लिया, जब भी उनके वॉरशिप्स आए नेवी के साथ एक्सरसाइज करने के लिए, फौज कर रही है अपने लेवल के ऊपर, हुकूमत नहीं कर रही। तो जहां तक काबुल हुकूमत का ताल्लुक है और बांग्लादेश का ताल्लुक है, आपको पता है कि दोनों में पॉपेट गवर्नमेंट्स हैं। जो बांग्लादेश की अवाम, बांग्लादेश हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सच्ची बात है, वो जो मर्जी करते रहे, गालियां दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनकी गालियों की रेंज से भी बाहर है, उनकी पॉलिसी स्ट्रेटजी की रेंज से बाहर है। इतनी बड़ी सुपर पावर है कि हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता उनसे। जहां तक रह गया अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग पिछले से ये कम्युनिस्ट हुकूमत आई, जैसे कहा कि सिवाय वो अफगान तालिबान के पीरियड के, हम उनके साथ हालत जंग में 1979 से हैं, जब सोवियत यूनियन जब दाखिल हुआ था। रेफ्यूजीज अभी तक हैं, महाजर यहाँ पे यूज्ड। लेकिन न्यू फैक्टर जो सिर्फ ऐड हो रहा है कि अब इंडियंस बराह रास्त अपनी प्रेजेंस वहाँ रखे हुए हैं, बाकायदा वो आईसिस को तैयार कर रहे हैं, टीटीपी को बना के भेज रहे हैं। एंड मैटर ऑफ पॉलिसी, हमें अफगानिस्तान में क्लीन अप ऑपरेशंस करने हैं, सपोर्ट करने की जरूरत है। अफगान तालिबान कर लेंगे ये काम, हक्कानी अफगान तालिबान, इनको फिर हम सीरियसली डिप्लॉय करें इंडिया के खिलाफ। बेशक आप अमेरिकन तो नेटो के खिलाफ न करें, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो हम करेंगे, वी विल डू दैट। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आने वाले वक्तों में आपको इंडिया की लाशें अफगानिस्तान सार्क कॉन्फ्रेंस का मुलतवी होना कोई फर्क नहीं, सार्क की हैसियत ही कोई नहीं, इट्स अ डेड ऑर्गेनाइजेशन एनीवे। इसमें मतलब इसकी सिग्निफिकेंस ये नहीं है कि इतने ममालिक पाकिस्तान आने से इनकार कर देते हैं, ये नहीं एक मामला, कोई इमटेरियल है ना। सार्क में है क्या, मतलब कि बांग्लादेश कोई हैसियत है उसकी, नेपाल अनफॉर्चुनेटली,
अफगानिस्तान, तब सार्क इज एक्चुअली पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, बाकी मुल्कों का आना ना आना, बैठना ना बैठना, सार्क में पहले क्या अचीव किया है इसमें, व्हाट हैव वी अचीव्ड इन सार्क इन द लास्ट सो मेनी डेकेड्स दैट इट हैज बीन यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, ये कैंसिल हो गई, फारिग हमारे कुछ पैसे टिकट के बच गए और क्या। ठीक है सर, कमिंग टुवर्ड्स सीपैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तान्स फ्यूचर जब हम बात करते हैं, और असल इस वक्त बड़ी हद तक जो खटक रहा है दीगर ममालिक को, बिलखसूस भारत को, वो सीपैक है और पाकिस्तान की जो तरक्की जिसकी हम बात करते हैं। सीपैक का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और कहाँ तक देखते हैं? फौज ने उसकी भी जमानत गारंटी ली हुई है कि वो सिक्योर करेंगे, राहील शरीफ साहब उस पर भी बड़े तैनात देते रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी गए हाल ही में। डू यू थिंक एज लॉन्ग एज ये भी फौज एक सिक्योर प्रोजेक्ट है और उसी तरह एग्जीक्यूट हो सकेगा जिस तरह हम सोचते हैं या देख रहे हैं? देखो, सीपैक का जहाँ तक ताल्लुक है ना, कि ये पाकिस्तान आर्मी ने तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन इस लिया है कि हर कीमत पे हम इसको बनाएंगे भी, हम इसकी हिफाजत भी करेंगे, और ये एक पूरे खित्ते के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक हमारा गेम चेंजिंग एक प्रोजेक्ट है। और इसकी वजह शुरू में बहुत सारी ताकतें इसको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन जब बन जाएगा तो वो खुद आके इसमें शामिल होने की बात भी करेंगी कि अब बन ही गया तो हम इसमें से फिर, जैसे आप देख रहे हैं कि ईरान भी अब ज्वाइन करना चाह रहा है, गल्फ के मुल्क में हम भी आ जाते हैं अखराज अपने सीरियस है तो। क्योंकि हुआ क्या है कि अभी तक आपने सीपैक की पूरी पाकिस्तानी कौम से हम कहते हैं, पूछ लें, किसी से पूछ लें कि क्या आपको अभी तक टर्म्स एंड कंडीशंस पता है सीपैक की क्या डिसाइड? बहुत इबाम है, चीजें कुछ भी नहीं पता ना। आपको यही नहीं पता कि कितने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल साइट्स कहाँ कहाँ बनेंगी, रूट्स क्या क्या होंगे, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ लगेंगे, चाइना ने क्या प्रपोजल दिया था, हमने क्या काउंटर प्रपोजल दिया है, पाकिस्तान से कौन सी बॉडी है जो सीपैक पे निगोशिएट कर रही है चाइना से, ये सब खुफिया है, नोबडी नोस। तो इसी से अंदाजा कर लीजिए कि सीपैक के मामले पे कितने, बिकॉज डिसीजन यहाँ है ही नहीं। कंफ्यूजन इसलिए है कि डिसीजन नहीं है। चाइना ये चाह रहा था कि सिंकियांग में इंडस्ट्रीज लगें और पाकिस्तान से सिर्फ ये चीजें गुजरा करें। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगे, फ्रंटियर में लगे, इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगे, और यहां पे इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल सिटीज बने और जॉब्स हमारे लोगों को मिले। तो ये अभी तक नवाज शरीफ हुकूमत ने आपको नहीं बताई है ये बात, तो इसके ऊपर बहस हो रही है, इसके ऊपर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, और इसी, लेकिन जो बड़ा काम है ग्वादर का बनना, सड़कों का बनना, वो चल रहा है बेशक, लेकिन जो असल काम है कि जी शराइत क्या है, क्या हम बरसों में टायरों में, उनके ट्रकों में पंचर लगाएंगे, या हमारे लाखों बच्चों को जॉब्स मिलेंगी और टेक्नोलॉजी इधर ट्रांसफर होगी, इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं है। और ये हुकूमत जाहिर है नवाज शरीफ का काम था, क्यों खुफिया रख के बैठे हुए, क्यों नहीं बताते कौम को, लेकिन आप कौम को नहीं बता रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इबाम नहीं रहना चाहिए, चीजों को वाजे होना चाहिए। तो वाजे तो नहीं करेंगे ये कभी, क्योंकि वाजे कर देंगे तो इनका सरिया कैसे बिकेगा। ठीक, टुवर्ड्स एंड सर, मैं कल का जो खान साहब का खिताब था उसके हवाले से जानना चाहूंगा। अब वो मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद को सील करने की बात कर रहे हैं और अभी तक उनके प्लान्स वाजे नहीं है, तारीख का ऐलान उन्होंने नहीं किया। क्या देखते हैं आइंदा आने वाले 2 महीनों को आप किस हद तक क्रूशल देखते? वेरी डिसअपॉइंटेड विद इमरान, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। डॉक्टर तारुल कादरी से तो वो तो पूरी कौम ही मायूस हुई, वो तो छोड़ के ही चले गए मुल्क कौम को, इस वक्त जब सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने का टाइम था, एंड बैटलफील्ड में छोड़ के चले गए। और इमरान इज टोटली इनडिसाइसिव, फैसला ही नहीं कर पा रहा कि हमने क्या करना है। बात यह है कि अगर आपने प्रेशर बिल्ड करना है इस्लामाबाद में, तो उस वक्त करें ना कि जब इलेक्शन कमीशन में आपकी पिटीशन लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटीशन जो है वो दाखिल हो गई है, दिस इज द टाइम टू एक्चुअली कम टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से कि जी हमारी पिटीशन सुने, और आप प्रेशर बिल्ड करें हुकूमत के ऊपर कि अब तुम्हें हम इधर उधर नहीं भागने देंगे, अब केसेस लगे, अब लीगल केसेस सुने जाएंगे और जल्दी सुने जाएंगे। अक्टूबर इज द डिसाइसिव मंथ, याद रखिएगा। जिसने अक्टूबर इस्तेमाल कर लिया अच्छे तरीके से, अगर जनरल राहील ने और पाकिस्तान आर्मी ने इन दहशतगर्दों को पकड़कर सजाएं दिलवा दी, वो सारे केसेस जो कि खोल दिए हैं इन्होंने, भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया, सांपों को जो दुमों से पकड़ के बिलों से बाहर निकाला लेकिन सर नहीं काटा, अगर ये सारे सर काट दिए इन्होंने, तो नवंबर में आप सुकून से अगला सिपा सलार आ भी जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने ज़ैद हामिद साहब की सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।